हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2018 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। इफ x इक्वल्स टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर x इक्वल्स टू 3 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो x इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए x इक्वल्स टू 3 पुट अप कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली बस k की वैल्यू हमें सोल्व करनी है। तो यहां से 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -3, और -6 से अब हम डिवाइड कर सकते हैं, तो -3 अपॉन -6, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, और 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा 1/2 टाइम्स। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? तो सबसे पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं सिर्फ, जैसे कि 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, क्योंकि इसको सिर्फ 1 से या खुद से ही डिवाइड कर सकते हैं। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? वो होगा 4, क्योंकि 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 1 के और 4 के अलावा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। तो इनके हम फैक्टर्स कर लेंगे। 2 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 × 1, और 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 × 2 × 1। तो अगर हम HCF की बात करें ऑफ 2 and 4, तो ये क्या आ जाएगा? आप सबको पता है कि HCF क्या होता है। कॉमन जो नंबर्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं उसी को हम HCF बोल देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक कॉमन फैक्टर है, तो हमारा HCF ऑफ 2 and 4 आ गया है 2। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट PXY फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन को हम कैसे लिखते हैं? सपोज O, और ये होता है 0,0। तो इसमें हमें सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तो सपोज डिस्टेंस D है, तो ये आ जाएगा रूट, और क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये सब क्लियर है? तो D आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। इन एन AP इफ द कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू -4 एंड द 7th टर्म A7 इज 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो A है, और इसमें हम nth टर्म के फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा AN इक्वल्स टू A प्लस n-1D। मुझे उम्मीद है आप सबने ये पहले भी पढ़ लिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब A7 इक्वल्स टू 4 का यूज कर लेंगे, और A7 के फॉर्मूले को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? A प्लस n की जगह 7 -1, और D कितना गिवन है? -4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में सिर्फ A ही अननोन है, बाकी सब नोन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 7 - 1 6, और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। तो ये आ जाएगा -24 इक्वल्स टू 4, और A इक्वल्स टू 24 उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा +24। तो A इक्वल्स टू आ गया हमारा 28, और यही हमारा AP का फर्स्ट टर्म है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के कंसेप्ट्स इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलिए देखते हैं। गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे दैट 5 + 3 √2 इज अ रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में जिस भी नंबर को हम लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलिए इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 5 + 3 √2 = P/Q, और जहां पे Q = 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम 5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 √2 = P/Q -5, और यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो यह आ जाएगा डिनोमिनेटर में Q और न्यूमरेटर में P -5Q। अब 3 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं राइट हैंड साइड ले जाके। तो यह आ जाएगा √2 = P -5Q / 3Q। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो P -5Q / 3Q एक रेशनल नंबर है, और इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि √2 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। बट हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे LHS और RHS एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सपोजिशन थी, क्या थी सपोजिशन, दैट 5 + 3 √2 इज अ रेशनल नंबर, ये एक रॉन्ग सपोजिशन थी, क्योंकि 5 + 3 √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं हैंस 5 + 3 √2 is an irrational number। आई होप इट इज क्लियर। और इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे जिसमें बोलते हैं कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x + y = 30। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये लेंथ इक्वल है। सिमिलरली BC और AD भी इक्वल होंगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं x - y = 14। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, तो इसको सोल्व करके हम x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं एज इट इज। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x = 30 + 14 मीन्स 44। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे हम 44 को, तो ये आ जाएगा x = 22। नाउ पुट x = 22 किसी भी इक्वेशन में रख लो, मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। तो यहाँ पे हम x की जगह लिख सकते हैं 22 + y = 30। यहाँ तक सब क्लियर है। तो यहाँ पे हम 22 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा 30 - 22। तो यहाँ से y = 8 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 22 और y की वैल्यू आ गई 8। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो वो क्या होंगे, 3, 6, 9, 12 एंड 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है हर एक टर्म में, और ऐसा सीक्वेंस जिसके हर एक टर्म में 3 ऐड हो रहा हो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 3, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 3, और हमें n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो n = 8। तो अब हम यहाँ पे AP के सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो होता है Sn = n/2 2a + n-1d। तो n = 8 है, तो हम लिख सकते हैं S8 = 8/2 2 × a कितना है 3 + 8 - 1
और d कितना है 3। तो इसको अब सिंपली सोल्व करना है और हमारा S8 आ जाएगा। तो S8 क्या होगा 4 2 3 6 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 21 और ये आ जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 21 इज 7 27 और S8 आ जाएगा हमारा 108। तो 3 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स का सम हमारा आ गया है 108। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच P divides the line segment joining the points A and B, hence find M। तो मैं एक रफली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूं। सपोज ये A है और ये पॉइंट B है। तो A हमारा कितना गिवन है 2,3 और B गिवन है 6,-3 और P इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो P सपोज यहां पे है 4,M। हम एज्यूम कर लेते हैं कि P AB को K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं K और 1। और अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे टू कैलकुलेट K और फिर हम K की हेल्प से M भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो X कोऑर्डिनेट पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 = M1 × X2 मीन्स K × 6, तो 6K लिख सकते हैं, प्लस 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन M1 + M2 होता है, तो ये हो जाएगा K + 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4K + 4 = 6K + 2। तो यहाँ पे 6K हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4K - 6K = 2 और 4 राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा -4, तो ये आ जाएगा -2K = -2 और K आ जाएगा -2 अपॉन -2, तो K आ जाएगा हमारा 1। तो हमारा जो रेशियो है वो आ गया है 1:1। ठीक है, अब हम M कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम Y कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा M = 1 × -3, तो वो हो जाएगा -3 और प्लस 1 × 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 + 1, तो ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं 0/2 विच मीन्स M = 0। तो K = 1 और M = 0 हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। 2 different dice are tossed together, find the probability of getting a doublet। तो डबलेट क्या होता है, जब भी दोनों डाइस पे हमारा सेम नंबर अपीयर होता है उसी को हम डबलेट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स होंगे इसमें। तो पहले लिख लेते हैं 1,1, दोनों डाइस पे 1,1 आ गया है, और 2,2, 3,3, सिमिलरली 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो ये सभी क्या होंगे, हमारे डबलेट होंगे। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए 6, और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं जब भी 2 डाइस फेंकी जाती है 36। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी, फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल आउटकम 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हो जाएगी 1/6। तो ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन का आंसर होगा। अब सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है ऑफ गेटिंग अ सम 10। तो हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फेवरेबल आउटकम्स होंगे जिसमें हमारे दोनों डाइस पे मिला के 10 सम प्रोड्यूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होगा 4,6। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका सम 10 आ जाएगा। अगर हम 4 से कोई छोटा नंबर ले लें लाइक 3, तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर है ही नहीं 6 से बड़ा ताकि जोड़ के 10 आ जाए, तो इसलिए हम 4 और 6 ही ले सकते हैं। नेक्स्ट 5,5 भी होगा, और इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं 6,4 कि हमारा फर्स्ट डाइस पे तो 6 आ जाए और सेकंड डाइस पे 4 आ जाए, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे हमारा सम 10 आ जाए। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट
ये कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम तो हमारे 3 आ गए और टोटल आउटकम्स एज ऑलवेज 36 होते हैं जब भी कोई 2 डाइस फेंकी जाती हैं। तो ये हो गया है 3/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/12। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। तो ऐसे नंबर्स जो 8 से डिविजिबल है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होंगे डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले तो 8 ही हो गया है, 1 से बड़ा, तो 16, 24 और हमें 100 तक ही जाना है। तो लास्ट टर्म जो डिविजिबल होगा वो होगा 96। ठीक है, आप सारे के सारे नंबर्स लिखकर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कितने नंबर्स हैं, तो उसके लिए मैं यूज कर लूंगा L = A + n-1 D। L मतलब लास्ट टर्म, तो हमें पता है लास्ट टर्म क्या है 96 और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 8 प्लस n तो हमें कैलकुलेट ही करना है और D मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है 16 - 8 मीन्स 8। तो यहाँ पे मैं D = 8 लिख देता हूँ। तो इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 + 8n - 8। तो ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं 8n में 8 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 96/8। तो n आ जाएगा 12। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आ गए हैं 12। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना होगा। फेवरेबल आउटकम तो 12 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम 1 और 100 के बीच कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने 100। तो चलिए टोटल आउटकम्स 100, तो ये आ जाएगा 0.12। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 8। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स के नंबर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 to 100 में से हम वो नंबर्स माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 8 से डिविजिबल हैं। तो वे कितने हैं, हमने अभी कैलकुलेट किया 12 नंबर्स ऐसे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 - 12। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल आउटकम है 100। तो ये आ जाएगा 88/100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारा 0.88। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 404 and 96 and verify that HCF into LCM equals to product of two given numbers। ठीक है, तो HCF और LCM कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं 404 के, तो क्या आएंगे, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 202, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 और 101 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 96 के फैक्टर करते हैं तो इसके क्या आएंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, 6, 3 और लास्ट में हम 3 से कर लेंगे। तो अब ये फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। तो 404 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 × 2 × 101 और 96 के फैक्टर्स क्या हैं, आप देख सकते हैं कि 5 टाइम्स आ गया है 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 एंड 2 और लास्ट में 3। ठीक है, तो अब HCF कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर्स है दोनों में वो लिख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, ये 2 कॉमन है और ये भी कॉमन है और आप देख सकते हैं और कुछ कॉमन नहीं है। तो हम HCF ऑफ 404, 96 ये क्या आ जाएगा 2 × 2, तो ये आ जाएगा 4। यहां तक सबको क्लियर है। अब LCM देख लेते हैं 404 और 96।
तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स है वो तो हमें एक बार लिखने हैं और जो कॉमन फैक्टर्स नहीं है वो भी सब लिखने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स तो हम लिख लेंगे एक बार, 2 × 2 ये आ गए। अब 101 भी लिखना होगा एंड ये भी लिखना होगा, 2 × 2 × 2 और लास्ट में 3। तो ये कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9696। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, फाइंड द HCF LCM। अब वेरीफाई भी करना है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जो गिवन है हमें। तो HCF क्या है यहाँ पे 4 और LCM कितना है हमारा 9696। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा 404 एंड 96। तो आप अगर इसके कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 38,784 और ये भी आएगा 38,784। तो यहां से हम वेरीफाई कर पाए कि हमारे जो HCF और LCM का प्रोडक्ट है वही हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करते हैं। If A, B, C and D are the vertices of a parallelogram ABCD, find the values of A and B, hence find the lengths of its sides। तो चलिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया है A, B, C and D। A क्या गिवन है हमारा -2,1 और B है A,0, C है 4,B और D है 1,2। तो इसमें हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस एंड दिस। सपोज ये डायगोनल्स का जो पॉइंट है इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पे डायगोनल्स, ये M है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, इसमें हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है कि जो AC है वो BD को इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो BD है वो AC को सेम लेंथ में डिवाइड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि AC का मिड पॉइंट M होगा एंड BD का मिड पॉइंट भी M होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास M के दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मींस होंगे तो सेम ही बट दो वैल्यूज में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम AC का मिड पॉइंट M कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या होगा -2 + 4/2। तो -2 + 4/2 ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट आएगा 1 + b/2, 1 + b/2। इतना सबको क्लियर है। अब हम x कोऑर्डिनेट अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा -2 + 4 मीन्स +2/2। तो ये आ जाएगा 1,1 + b/2। तो ये कहां से आया, जब हमने AC का मिड पॉइंट कैलकुलेट किया। सिमिलरली हम BD का भी कर सकते हैं। तो BD का मिड पॉइंट M आएगा तो उसका वैल्यूज क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो 1 + a/2। तो x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1 + a/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हुआ 2 + 0/2 मीन्स 2/2 मीन्स 1। तो हमारा M आ गया है 1 + a/2, 1। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है ये M के ही कोऑर्डिनेट्स है। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, A की वैल्यू और B की वैल्यू आ जाएगी। तो x कोऑर्डिनेट को अगर इक्वेट कर दे तो ये हो जाएगा 1 + a/2 = 1 और यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये आ जाएगा 1 + a = 2। तो a यहाँ से आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दें तो क्या होगा 1 + b/2 = 1 और b यहां से भी आ जाएगा 1।
तो हमारे पास a और b की वैल्यू तो आ गई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट b इक्वल्स टू 1,0 और c भी 4,1। ठीक है, तो a और b की वैल्यूज मैंने 1 1 पुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो हमें AB एंड BC CD AD ये सब कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट AB का करना है तो x1 माइनस x2, तो x1 क्या है -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 मीन्स 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 9 प्लस 10, तो AB आ गया हमारा √10। सिमिलरली हम BC भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो BC क्या आएगा 1 माइनस 4, x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा -3 का स्क्वायर अगेन प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये आएगा 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू √10। सिमिलरली हम CD का भी कैलकुलेट करेंगे और AD का भी। तो सिमिलरली आप कर सकते हैं इसको CD और AD का डिस्टेंस कैलकुलेट। तो यहां से मैं लिख देता हूं, ये आएगा √10 और ये भी आएगा √10। तो आप भी ये करके देखना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं। A plane left 30 minutes late than its scheduled time and in order to reach the destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed. Find its usual speed. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी यूजुअल स्पीड है s और ये t टाइम लेती है यूजुअली 1500 किलोमीटर कवर करने के लिए। बट यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है कि जो प्लेन है वो हाफ एन आवर लेट हो गया है, मीन्स 30 मिनट्स लेट है, हाफ एन आवर, और उसको स्पीड बढ़ानी पड़ गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखिए जो स्पीड है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां से, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब हमारा डिस्टेंस कितना है, वो है 1500 किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो हमारा यूजुअली हुआ कि जब प्लेन नॉर्मल अपने टाइम पे चलता है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे लेट हो गया है, तो डिस्टेंस तो हमें 1500 ही कवर करना है, लेकिन स्पीड इन्होंने कितनी बढ़ा दी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो s हो जाएगा s प्लस 100 और जो टाइम है t ये हो जाएगा t माइनस 1/2, क्योंकि वो हाफ एन आवर लेट चला है। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो यहां से हम s और t सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे कि 1500 को हम इक्वेट कर देंगे, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा st इक्वल्स टू s प्लस 100 t माइनस 1/2, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा st इक्वल्स टू st और माइनस s/2 प्लस 100t माइनस 100 इंटू 1/2 मीन्स 50। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हम st को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस s/2 प्लस 100, और जो ये t है इसको भी हम s में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, यहां से हम s निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1500/s। तो यहां पे लिख सकते हैं 1500/s माइनस 50। तो ये इक्वेशन हमारी अब s में आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से डिवीजन है और यहाँ पे s से डिवाइड किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में 2s से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये सब न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 2s से इधर तो 0 ही है, 2s से माइनस s/2 में डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा s² माइनस s², और इसमें करेंगे तो s कैंसिल हो जाएगा
और 1500 इंटू 2 3000 और ये हो जाएगा 300,000। सिमिलरली -50 में भी 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -100s। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं क्योंकि ये नेगेटिव s स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा +s स्क्वायर प्लस 100s माइनस 300,000। तो ये आ गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन s में, जहां से हम यूजुअल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू -b होता है तो -100 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, तो उससे तो मल्टीप्लाई सेम ही रहेगा, तो c हम लिख लेते हैं और c कितना है -300,000। तो ये तो हमारा आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 मीन्स 2। तो यहां से हम सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -100 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 10,000, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200,000 अपॉन 2। अब इसको सिंपली सोल्व करते जाना है और कुछ नहीं करना है। -100 प्लस माइनस रूट में अगर हम ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 12,10,000 अपॉन 2। अब आप जो रूट में लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखें, तो ये 4 जीरोस हैं, तो अगर इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 100 और 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11। तो ये आ जाएगा s इक्वल्स टू -100 प्लस माइनस 11 इंटू 100 अपॉन 2। तो इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। एक बार तो हम माइनस के साथ करेंगे और एक बार प्लस के साथ करेंगे, तो s कितना आ जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं। -100 और प्लस के साथ करते तो प्लस 1100, तो -100 प्लस 1100 हो जाएगा 1000 और 2 से डिवाइड करेंगे तो s आ जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया। दूसरा रूट क्या आएगा, -100 माइनस 1100, तो ये हो जाएगा -1200 और 2 से डिवाइड करेंगे तो -600, तो ये आ जाएगा -600 किलोमीटर पर आवर। बट ये वाला जो हमारा रूट आया ये अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो हो गया हमारा 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन one side of the square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। तो हमें एक स्क्वायर बना लेना है सबसे पहले, लाइक दिस। सपोज ये है A, B, C और D और इसका डायगोनल भी बना लेते हैं। तो बोला गया है कि एक तो साइड पे स्क्वायर है, सपोज लाइक दिस, तो इसकी मैं साइड A एज्यूम कर रहा हूं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल A ऐसा होगा, सपोज ये E है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल तो हो गया हमारा AEB, इतना क्लियर है। अब हमें डायगोनल पे भी एक ट्राइंगल बनाना है, तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं F, और जो डायगोनल की जो साइड की लेंथ है वही इस इन साइड्स की लेंथ होगी, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो AC की हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा, इधर रूट ले जाएंगे, तो AB स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर, क्योंकि साइड A है हमने एज्यूम कर ली है, और जो BC है वो भी A स्क्वायर होगा। तो यहां से आ जाएगा 2A स्क्वायर या √2A। तो हमारे जो डायगोनल की लेंथ है ये कितनी आ गई है, √2A। तो ये साइड भी होगी √2A और
ये साइड भी होगी √2a। इतना सबको क्लियर है। अब हमें एरियाज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन, जो साइड पे जो ट्राइंगल बनाया है वो हाफ होना चाहिए, ठीक है, हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। इतना क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB ये कितना होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं √3/4 और साइड कितनी है इस ट्राइंगल की? A, तो सिंपली A² आ जाएगा, ठीक है। अब हमें AFC का भी कैलकुलेट कर लेना है, तो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल AFC, तो ये हो जाएगा √3/4 और साइड कितनी है इस ट्राइंगल की? ये है √2a, तो यहां पे हम लिख सकते हैं √2a का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? √3/4 A² इंटू, और ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC। तो AEB का एरिया कितना है? √3/4 A² अपॉन AFC का ट्राइंगल का एरिया कितना है? √3/4 A² इंटू 2। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा, और इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC। तो अब देखो AEB तो हमारा ये था जो साइड पे ट्राइंगल बना हुआ है, और जो AFC है वो डायगोनल पे ट्राइंगल बना हुआ है, तो हमारा ये आ गया हाफ, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाफ होना चाहिए एरिया, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हम प्रीवियस ईयर्स में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए देखते हैं। ये है इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें sin थीटा और cos थीटा की जरूरत है, लेकिन हमें गिवन है tan थीटा, तो हम tan थीटा की हेल्प से sin थीटा और cos थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो 4 से अगर मैं राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दूं ले जाके, तो ये बन जाएगा 3/4, या इसको हम लिख सकते हैं 3k/4k भी, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा tan थीटा। इतना क्लियर है। अब हम इसका ट्राइंगल बना लेते हैं एक, सपोज लाइक दिस, ये 90 डिग्री है A, B एंड C। तो हमें पता है जो tan थीटा है वो क्या होता है? P/B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, सपोज ये थीटा है, तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 3k और बेस आ जाएगा 4k। और यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम से अगर कैलकुलेट करेंगे AC की वैल्यू, तो AC आ जाएगा हमारा 5k। ये सिंपल है, आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हम साइन थीटा और कोस थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा देखते हैं, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो 3k/5k, 3k/5k, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5। सिमिलरली कोस थीटा कितना हो जाएगा? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा 4k और हाइपोटेनस है 5k, तो यहां से आ जाएगा 4k/5k, तो ये आ जाएगा 4/5। तो हमारे पास साइन थीटा भी आ गया है और कोस थीटा भी आ गया। तो हम इस इक्वेशन में जो भी दिया हुआ है कैलकुलेट करना है, इसको पुट कर लेंगे। तो 4 साइन थीटा कितना है हमारा? 3/5 माइनस कोस थीटा लिखना है 4/5, 4/5 प्लस 1 अपॉन में क्या है? 4 साइन थीटा,
तो 4 3/5 और ये है प्लस cos थीटा, तो ये आ जाएगा 4/5 एंड -1। तो ये तो हमारा वैल्यूज पुट करने के बाद आ गया। अब इसको सिंपली सोल्व कर लेना है, तो अब हम करते हैं। तो ये आ जाएगा 12/5 -4/5 +1 और ये आ जाएगा 12/5 +4/5 -1। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 5 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 ही रहेगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे 1 और -4 और ये आ जाएगा 1/1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 5। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमारा एलसीएम 5 रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 12 + 4 -5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 12 + 5 17 -4 13, सो 13/12 + 4 16 और -5 11। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया है 13/11, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. You can see here. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter. So base radius is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिएगा, एंड जो ये हेमिस्फेयर बना हुआ है डीप में, है ना, तो इसका भी हमें सरफेस एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो 2 हेमिस्फेयर है, इसका मतलब 2 हेमिस्फेयर को कंबाइन करके हम 1 फुल स्फेयर का एरिया लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। टोटल सरफेस एरिया को मैं लिख रहा हूं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा 2πr h, ठीक है। 2πr पैरामीटर और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस 2 हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू, और हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया 2πr², तो ये भी आ गया है। तो इसको अब सिंपली सोल्व करना है वैल्यूज पुट अप करके, h भी पता है, r भी पता है, तो यहाँ पे मैं 2πr कॉमन ले लेता हूं ताकि इजीली सोल्व हो जाए। तो 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा h, प्लस यहाँ से अगर मैं 2πr कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 2 और एक बचेगा r, तो ये आ जाएगा 2r। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7, r कितना है 3.5, हाइट है हमारी 10 प्लस 2r मीन्स 2 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं 3.5 को, तो ये जाएगा 0.5 टाइम्स, ठीक है। और 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 0.5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 22 इंटू इसको लिख सकते हैं हम 17, और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 374 और यूनिट आ जाएगी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट करते हैं। A heap of rice is in the form of a cone of base diameter 24 meter and height 3.5 meter. Find the volume of the rice. How much canvas cloth is required to just cover the heap? तो सबसे पहले एक कोन बना लेते हैं। Suppose cone is like this, और इसका जो डायमीटर है वो गिवन है 24 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 12 मीटर, और जो इसकी हाइट है ये है 3.5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई इज r² h, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई कितना है
22/7 और रेडियस कितना है 12, तो 12 इंटू 12 और हाइट है हमारी 3.5। तो वॉल्यूम यहाँ से क्या आ जाएगा 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे सिंपली अब कैलकुलेशन ही करनी है तो ये आ जाएगा 22 इंटू 4 की 0.5 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और 12 भी बचा यहाँ पे। अगर आप ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा कोन का वॉल्यूम आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि कितना कैनवस क्लॉथ लगेगा इसको कवर करने के लिए। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ तक इस तरीके से हमें कवर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA कितना होता है πr/l। तो यहाँ पे हमारी जो L है वो स्लैंट हाइट है ये वाली, लेकिन ये तो हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, L क्या होती है h² प्लस r²। तो h² कितना है 3.5² प्लस r² मीन्स 12²। तो ये आ जाएगा हमारा 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 इक्वल्स लेंथ इक्वल्स टू ये आ जाएगा 156.25। तो L हमारा आ जाएगा 12.5 मीटर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L हम लिख देंगे यहाँ पे, तो पाई है 22/7, रेडियस है हमारा 12 और L आ गया हमारा 12.5। तो इसको सिंपली सोल्व करना है, मल्टीप्लाई डिवीजन है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 471.42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना स्क्वायर मीटर स्क्वायर हमारा कैनवस क्लॉथ लगेगा जस्ट टू कवर द हीप ऑफ राइस, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करते हैं। द टेबल शोज द सैलरीज ऑफ 280 पर्सन्स, कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द डाटा। तो हमें ये टेबल दी हुई है, इसका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे मीन CF। तो चलिए देखते हैं CF फर्स्ट रो में तो यही हो जाएगा 49 एज इट इज, और सेकेंड रो में क्या होगा 133 प्लस 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 182। और अब थर्ड रो में क्या आएगा 63 को हम 182 में ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा 245। सिमिलरली ऐड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 260, 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 266, 7 ऐड करेंगे तो 273, 4 ऐड करेंगे 277 और ये आ जाएगा 279 एंड लास्ट में आ जाएगा 280। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 280 पर्सन्स का ही ये डेटा है जो गिवन भी था। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले n/2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n/2 क्या होगा, यहाँ पे n है यहाँ पे 280 अपॉन 2, तो ये आ गया 140। तो इस 140 की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम चेक करें कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो 140 ये चेक करना है कि किससे जस्ट छोटा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रो में कॉलम में। तो 182 से जस्ट छोटा है 140, ठीक है, और 49 से बड़ा है। तो जिससे जस्ट छोटा है 182 तो उसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास, ठीक है। हमें ये चेक करना है सबसे पहले किसके बीच में लाई करेगा, उसके बाद जिससे जस्ट छोटा है उसी को हम मीडियन क्लास बोल देंगे, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन का और उसमें हम मीडियन क्लास का यूज करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H। चलिए देखते हैं ये क्या क्या है। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये वाली है हमारी, तो 10 to 15 है यहाँ पे। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 10 प्लस n/2 तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया था 140 माइनस CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की जो
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो चेक करनी है, वो है 49, ठीक है। तो हम यहाँ पे 49 लिख देंगे अपॉन एफ। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 133, तो यही लिख देंगे 133 इंटू एच। एच क्या होता है? हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। तो हाइट कितनी है? 10 to 15 के बीच में वेरी कर रहा है, तो हाइट है यहाँ पे 5, ठीक है। मीन्स 15 माइनस 10 5। तो बस इसको अब सोल्व करना है। ये आ जाएगा आपका 91 इंटू 5 अपॉन 133। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.421, तो यहां से आ जाएगा 13.421, और यही हमारा आ गया है मीडियन ऑफ दिस डाटा, ठीक है। और ये सैलरी सब थाउजेंड्स में है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करते हैं। अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कंसेप्ट सीखेंगे। तो अप स्ट्रीम क्या होती है? सपोज बोट इस तरफ जा रही है और वाटर करंट अपोजिट साइड है, मीन्स दोनों अपोजिट साइड है। तो इससे क्या होता है कि जो नेट स्पीड है बोट की वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे बोट की स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर और स्ट्रीम की हमने मान लिया x, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 माइनस एक्स। तो ये है अप स्ट्रीम का केस। तो सपोज अप स्ट्रीम में TU टाइम लग रहा है, U मतलब अप स्ट्रीम, तो TU टाइम का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। तो हमारा जो TU है वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हम लिखेंगे नेट स्पीड 18 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये तो हमारा TU आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है TD मीन्स डाउन स्ट्रीम का टाइम। तो डाउन स्ट्रीम देख लेते हैं क्या होता है। डाउन स्ट्रीम होता है कि वाटर भी इधर को फ्लो कर रहा है और बोट भी इधर को ही जा रही है, ठीक है, दोनों सेम साइड है। तो इससे क्या होगा? नेट स्पीड बढ़ जाती है, मीन्स 18 प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है, दोनों की मिला के। तो यहां से हम TD लिख सकते हैं, और TD क्या आएगा? 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, ठीक है। ये तो हमारा TU और TD आ गया। अब ये बोल रहा है कि 1 आवर मोर लगता है अप स्ट्रीम जाने में देन डाउन स्ट्रीम। तो हम क्या करेंगे? TU माइनस TD इक्वल टू 1, ये कंडीशन लगा देंगे। 1 आवर मोर लगता है, तो TU क्या है? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब बस इस इक्वेशन से हमें x कैलकुलेट कर लेना है, तो हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहां से 24 हम कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म में है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? यहां से एलसीएम लेके थोड़ा न्यूमरेटर भी सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 24 और एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 18 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 18 प्लस एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 प्लस एक्स ही रहेगा, माइनस है बीच में। अब हम 18 प्लस एक्स से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 18 माइनस एक्स बचेगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 माइनस एक्स ही बच जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? ये तो एलसीएम सोल्व करना आता होगा आपको, ठीक है। तो यहां से हम कुछ और सोल्व करते हैं इसमें। तो ये तो हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का कंसेप्ट। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ 18 से 18 कैंसिल, और ये आ जाएगा 2x, और 2x की मल्टीप्लाई हम 24 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 48x।
और जो डिनोमिनेटर में है 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी हम मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे राइट हैंड साइड ले जाके, तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर मीन्स 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये नेगेटिव टर्म है एक्स स्क्वायर, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। अब फाइनली हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 324 के फैक्टर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और अब 3 से डिवाइड कर देंगे 27, 9, 3 और 1। तो ये हमारे 324 के फैक्टर्स आ गए। इसकी हेल्प से हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके 324 आए, वो तो आएगी ही ऑब्वियसली क्योंकि इसी के फैक्टर है, और माइनस करके 48 आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 2 इंटू 3 6 कर दें और बाकी जो ये बच्चे 2 के साथ 27 की मल्टीप्लाई कर दे 54, तो 54 माइनस 6 हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी आ जाएगा x प्लस 54। तो यहां से हम x प्लस 54 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा यहां से 6 एंड माइनस 54। तो हमारी जो माइनस 54 है ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, और जो ये x इक्वल्स टू 6 है यही हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई है। ठीक है, चलिए बच्चों 23 का और पार्ट सोल्व करते हैं। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. ठीक है, if it takes 3 hours to complete total journey, what is the original average speed? तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो मैं अब डिस्टेंस बना देता हूं। सपोज इसको A से B पॉइंट जाने में ये है 63 किलोमीटर और एवरेज स्पीड से चलता है वो, तो हम लिख सकते हैं x किलोमीटर से जा रहा है और सपोज t1 टाइम इसको लग रहा है A से B जाने में। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। मीन्स 72 किलोमीटर चलना है इसको और कितनी स्पीड से जा रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर मोर, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 6 और सपोज t2 टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ओके, तो अब हम t1 और t2 कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल राइट, तो t1 कितना होगा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 63 अपॉन x, और t2 कितना आ जाएगा 72 अपॉन x प्लस 6। तो ये हमारा t1 और t2 आ गया, बट टोटल जो टाइम है जर्नी में लग रहा है वो कितना है 3 आवर्स। तो हम क्या करेंगे t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 3 आवर्स इक्वेट कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है जिसकी हेल्प से हम x कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स हमारी ओरिजिनल एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 6, तो 63 में हमारा x प्लस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे x से तो x प्लस 6 बचेगा, और जब हम x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा एलसीएम में, तो ये आ जाएगा 72x इक्वल्स टू 3। तो अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 63x प्लस 378 प्लस 72x, और राइट हैंड साइड में हम ये ले जाएंगे डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 325 ये x वाला और 13x प्लस 378, और ये आ जाएगा इधर 3x स्क्वायर प्लस 18x। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं।
अब आप देख सकते हैं इधर एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड के आइटम्स मीन्स टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 135x और माइनस 378 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 135x, तो यह आ जाएगा 117x माइनस 378। तो ये हमारी फाइनल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसकी हेल्प से हम x कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 सब में कॉमन है, ठीक है। तो हम 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27 माइनस ये आ जाएगा 126 इक्वल्स टू 0। अब हम 3 से उधर ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल्स टू 0। अब हमें फैक्टर्स करने हैं, तो 126 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिसकी हेल्प से हम वो नंबर्स कैलकुलेट कर सके, फाइंड आउट कर सके, जिसको माइनस करके 39 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 126 के फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 63, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, 7 और अब 7। तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 42 और ये है 3, तो 42 माइनस 3 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x, तो ये ऑब्वियसली 39 ही लिखा हुआ है और माइनस 126। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 45 प्लस 3x माइनस ये है 42। तो अब हम x माइनस 42 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इंडिविजुअली इनको 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 42 कोमा माइनस 3। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस 3 को हम एवरेज स्पीड नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि एवरेज स्पीड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो माइनस 3 हम कैंसिल कर देंगे और हमारा जो आंसर है एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करते हैं। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स in an AP is 32 and the ratio of the product of first and the last term to the product of two middle terms is 7:15. Find the numbers. तो जब भी हमें AP में 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स एज्यूम करने की बात होती है तो हम इस तरीके से एज्यूम करते हैं a minus 3d, a minus d, a plus d और a प्लस 3d। ऐसा क्यों करते हैं, ये 4 के लिए है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं ताकि जब हम ऐड करें तो ये 3d कैंसिल हो जाए, d कैंसिल हो जाए और हमारे पास सिर्फ a की वैल्यूज बचे, ठीक है। तो चलिए ऐड कर देते हैं, चारों नंबर्स को ऐड कर देते हैं और सम कितना आना चाहिए 32, ये तो गिवन है। तो यहाँ पे हमारा 3d से d से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4a इक्वल्स टू 32 और यहां से a आ गया हमारे पास 8। इतना सब क्लियर है। अब हमें d कैलकुलेट करना है, d की हेल्प से फिर हम AP के नंबर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो d के लिए इन्होंने दूसरी कंडीशन दी हुई है रेशो की, ठीक है। तो रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, a माइनस 3d और लास्ट टर्म है a प्लस 3d टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो मिडिल टर्म्स क्या है, a माइनस d और a प्लस d। तो इनका रेशो कितना गिवन है 7:15। बस ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई, इसकी हेल्प से हम d कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल राइट, तो पहले देखते हैं न्यूमरेटर में a माइनस 3d और a प्लस 3d है। तो आपने पढ़ा होगा a माइनस बी a प्लस बी, तो उसमें क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर मीन्स 9d स्क्वायर
अपॉन यहाँ पे सिंपली आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7/15। चलिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 की न्यूमरेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 15 ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 7 की डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 7a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 135d स्क्वायर इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। इतना सब क्लियर है। तो अब हम a स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और d स्क्वायर के टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 15a स्क्वायर और इधर आके -7 हो जाएगा, तो ये बचेगा 8a स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये इधर जाके बन जाएगा +135, और +135 में से -7 जाएगा तो 128d स्क्वायर। अब 8 से 128 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 16 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू 16d स्क्वायर। अब हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं विच वॉज 8, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर मीन 64 इक्वल्स टू 16d स्क्वायर, और d स्क्वायर कितना आ जाएगा 64/16, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और d रूट लगा के यहाँ पे आ जाएगा +-2। ठीक है, तो हमारा a भी आ गया है, d भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, AP के टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर्स। तो अब देखते हैं, अगर हम d +2 रखते हैं तो क्या होगा, फॉर d इक्वल्स टू +2, तो AP कितना आ जाएगा देखते हैं। तो +2 हम इस टर्म में रखेंगे a माइनस 3d, तो a कितना है 8 और d कितना है 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 8 माइनस 6 मीन्स 2, तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 2। और यहाँ पे अगर हम d इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 मीन्स 6, तो इसी तरीके से हम सारे के सारे नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। और 8a प्लस d, तो ये आ जाएगा 8 + 2 मीन्स 10, और लास्ट टर्म कितना आ जाएगा 8 + 3d मीन्स 6, तो 8 + 6 14। तो ये तो तब है जब d इक्वल्स टू 2 है, बट d इक्वल्स टू -2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे d इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे AP कितना आ जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं। तो d इक्वल्स टू -2 अगर हम इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा 8 + 6, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट टर्म 14, और इसी तरीके से अगर आप d इक्वल्स टू -2 सब में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10, थर्ड टर्म आ जाएगा 6, और लास्ट टर्म आ जाएगा 2। तो ये हमारे नंबर्स हो गए हैं। बेसिकली ये सेम ही नंबर्स है, बस रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 और 26 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं। प्रूव दैट sin a - 2 sin cube a अपॉन 2 cos cube a माइनस cos a इक्वल्स टू tan a। तो हम LHS लेके सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो LHS क्या आ जाएगा हमारा, इसमें sin a कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में हम cos a कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर a -1। इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे sin स्क्वायर a है और यहाँ पे cos स्क्वायर a है, तो हम इन दोनों को किसी एक में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम cos स्क्वायर a को sin स्क्वायर a में चेंज कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने पढ़ा है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो cos स्क्वायर a यहाँ से कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो हम इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a। ठीक है, और न्यूमरेटर को हम एज इट इज रख देंगे अपॉन 2 cos स्क्वायर a की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a, और फिर है -1, ये आ गया। इतना सब क्लियर है। चलिए
तो ये आ जाएगा tan A 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर A माइनस 1, तो ये आ जाएगा tan A 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A अपॉन, अब देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर A एज इट इज लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो tan A इंटू 1 कितना आ जाएगा tan A, और यही क्या है हमारी RHS जो हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करते हैं। As observed from the top of a 100 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो हमारे पास एक लाइट हाउस है और दो शिप्स हैं। तो सपोज लाइट हाउस ये है 100 मीटर हाई, सपोज ये पॉइंट है A, ये B, और सी लेवल पे हमारी दो शिप्स हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे एक शिप है सी पॉइंट पे और एक शिप है हमारी डी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी रिप्रेजेंट करने हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने गिवन है, सपोज ये है 30 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री यहाँ पे गिवन है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है तो ये डी एंगल भी 30 डिग्री होगा। वाई? क्योंकि ये एक ट्रांसवर्स लाइन है बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, सिमिलरली हमारा 45 डिग्री भी यहां पे सेम हो जाएगा। तो अब जो ये BC है मीन्स फर्स्ट डिस्टेंस का शिप, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि Y है, और जो सेकेंड शिप है और फर्स्ट शिप है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं X, और यही डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन टू शिप्स। ऑलराइट, तो अब हम ABC ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखें तो 45 डिग्री करस्पॉन्डिंग AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर है और BC है हमारा बेस। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं, जल्दी बताइए। यस, हम tan थीटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 45 इक्वल्स टू 100 अपॉन Y। तो tan 45 कितना होता है 1 इक्वल्स टू 100 अपॉन Y। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जाएगा Y इंटू 1 मीन्स Y इक्वल्स टू 100, और डिस्टेंस किस में है, मीटर यूनिट्स में है, तो Y इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ABD ट्राइंगल में देखेंगे जो कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो यहाँ पे 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BD हमारा बेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स tan 30 यूज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स 100 अपॉन बेस कितना है x प्लस वाई, और y हमें पता चल चुका है कि 100 है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं x प्लस 100। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 100। अब आपको पता है कि tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू 100 अपॉन x प्लस 100। अब सिंपली इसको सोल्व कर लेना है और हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से करेंगे तो सेम रहेगा x प्लस 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100√3। इतना क्लियर है। अब हम x कैलकुलेट कर लेंगे, वो आएगा 100√3 और 100 उधर चले जाएगा -100, हम 100 भी कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा √3 - 1। इतना सबको क्लियर है। अब हमें √3 1.732 यूज करना है, इसको आपको याद भी रखना है ताकि एग्जाम में अगर नहीं भी दिया हो तो आप यूज कर सकें। तो ये हो जाएगा 100 और √3 का वैल्यू रख देंगे हम 1.732 - 1। तो हमारी x की क्या वैल्यू आ गई 100 इंटू ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.732, और यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 73.2 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा
बिटवीन टू शिप्स, ये आ गया हमारा 73.2 मीटर। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं। The mean of the following distribution is 18. Find the frequency f of the class 19 to 21. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 to 21 क्लास में जो f गिवन है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, xi कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो कैसे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को हम ऐड कर देते हैं अपॉन 2। ठीक है, तो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 2 मीन्स 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं। 16, यहाँ पे आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 22 और लास्ट में आ जाएगा 24। अब हमें fi xi कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, fi हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है और xi हमारा हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा 36, 14 6 जा 84, 9 इंटू 16 हो जाएगा 144 और 13 इंटू 18 हो जाएगा 234, f इंटू 20 आ जाएगा 20f, और यहाँ पे 22 इंटू 5 आ जाएगा 110 और 4 इंटू 24 आ जाएगा 96। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मीन होता है, सपोज x बार से डिनोट कर लेते हैं, ये होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो fi xi का सम करना है, तो ये जो आया है हमारा इसका सम, इसको आप ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 20f प्लस 704। ठीक है, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इसका भी एडिशन करना होगा, तो ये आ जाएगा f प्लस 40। ठीक है, सिंपल एडिशन है। तो यहां से हम x बार कितना है हमारा 18 और सिग्मा fi xi कितना आया है हमारा 20f प्लस 704 अपॉन सिग्मा fi कितना है हमारा f प्लस 40। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं f प्लस 40। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और f कैलकुलेट कर लेंगे, तो 18 से f प्लस 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 18f प्लस 720 इक्वल्स टू न्यूमरेटर एज इट इज इधर ही रहने देंगे। अब देखते हैं 20f को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा 18f माइनस 20f, तो ये आ जाएगा -2f इक्वल्स टू, और 720 को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं तो ये आ जाएगा 704 माइनस 720, तो ये कितना आ जाएगा -16। तो f यहाँ से कितना आ जाएगा -16 अपॉन -2, और माइनस से माइनस कैंसिल और f आ जाएगा हमारा 8। यही हमें कैलकुलेट भी करना था कि 19 to 21 के जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारे 2018 के सभी क्वेश्चंस सोल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।